नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी कि आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है ना, सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है अपनी टीम, जानने की संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। होती है हर खबर पर न्यूज पंच की पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। टॉप हेडलाइंस प्लीज। सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां चुनाव प्रचार इस समय जोर पकड़ चुका है। लाउड स्पीकर का शोर सुनाई देने लग गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर और चल रहा है ताबड़तोड़ रैलियों का दौर। अगली खबर का रुख करेंगे, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनावों से ही जुड़ी हुई है। जी हां, यमुना नदी पर सियासत इस समय तेज हो गई है। क्यों तेज हुई है, क्या बोल दिया है अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के बारे में, बताएंगे आपको। साथ ही जिस एक और खबर पर न्यूज पंच में नजर होगी वो है श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द। और आप भक्तजन कर लो इसकी तैयारी, क्योंकि गर्मियों में ही शुरू होने वाली है कैलाश मानसरोवर यात्रा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे भारत चीन संबंध भी होते जा रहे हैं इस समय मजबूत। तो इन न्यूज पंच में इन तीन खबरों का हम रुख करेंगे, जिसको जानेंगे हम पड़ताल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आ रही है एनआईए से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर का रुख करेंगे। एनआईए के जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आतंकी संगठन से जुड़े मामले में एनआईए ने छापेमारी की है और आतंकी संगठन आईसिस मॉड्यूल से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो बड़ा एक्शन एनआईए ने इस समय लिया है। जम्मू कश्मीर में भी आपको बता दें कि 3 जगहों पर छापेमारी की गई है। तो तमिलनाडु में भी 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। तो तमिलनाडु और जम्मू में लगातार एनआईए एक्शन मोड पे आज सुबह से ही नजर आ रहा है। कई जगहों पर छापेमारी हुई है और आपको इससे जुड़े आइए कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं जब एनआईए ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जो एनआईए ने छापेमारी की है। और आपको बता दें कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कई और जगहों पे भी छापेमारी इस समय की जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ छापेमारियां यहां करी जा रही हैं। इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु की तस्वीरें भी। और ये तमिलनाडु की तस्वीरें जहां 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है आज सुबह से। यहां और भी छापेमारी हो सकती है। आईसिस मॉड्यूल से जुड़े जो युवाओं को आईसिस में गलत तरीके से जोड़ा जा रहा था, एनआईए ने वहां ठिकानों पर छापेमारी की। और इससे पहले भी हमने देखा था कि चेन्नई में भी 25 जनवरी को छापेमारी हुई थी और आज तमिलनाडु में छापेमारी हुई है। कई जगहों पर यह छापेमारी हुई है। 15 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक सुबह से छापेमारी हो चुकी है। और हमारे संवाददाता इस समय नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा नीरज का रुख करेंगे। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु और जम्मू दोनों जगहों पर एनआईए ने समय छापेमारी की है। क्या है कार्रवाई का बेसिक मकसद और कितने जगहों पर छापेमारी अब तक हो चुकी है? नीरज से हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। वहीं तमिलनाडु में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। और तमिलनाडु में जिस पर छापेमारी हुई है वो आईसिस मॉड्यूल से जुड़े जो लिंक्स थे, युवाओं को जो आईसिस से जोड़ा जा रहा था, उनके खिलाफ एक्शन मोड पे इस समय एनआईए दिखता हुआ नजर आ रहा है। नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, तमिलनाडु और जम्मू में दोनों जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। कितने जगहों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है और क्या सबूत हासिल हुए हैं? और इस छापेमारी के बाद क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए, बिल्कुल भावना, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और आप देखें कि तमिलनाडु में करीब 20 के आसपास अब जगह हो गई है जहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कई सारी जगहों पर एनआईए छापेमारी की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रही है। एनआईए के पास इस बात का इनपुट था कि कुछ लोग जो आईएस आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और वो लोग बाकायदा वहां पर एक ट्रेनिंग कैंप टाइप से चला रहे हैं और जहां पर युवाओं को धार्मिक एक तरीके से उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद
धीरे धीरे उनका जो ब्रेन है उसको वॉश करने की कोशिश की जाती है, आतंकी संगठन से जोड़ने की उनको कोशिश की जाती है। और खासतौर से ये वो लोग हैं जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, और उनको कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से जोड़ने के लिए पैसे तक का जो लालच है वो दिया जाता है। तो इस तरह की जानकारी एनआईए को मिली थी। इससे पहले भी एनआईए ने तमिलनाडु में कई सारी जगह पर छापेमारी की कार्रवाई करी थी। ऐसे तमाम जो आपत्तिजनक साहित्य है वो बरामद किए थे, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनआईए ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनकी भूमिका संदिग्ध लगती है एनआईए को, और जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और खासतौर से युवाओं को भड़काने की जी नीरज वो लगातार चल रही है। तो ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर भी एनआईए पूछताछ चल रही है और छापेमारी की कार्रवाई भावना। तो एनआईए इस समय कड़ा एक्शन लेती हुई तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर दोनों में छापेमारी इस समय जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, आगे पूछताछ जारी है। जानेंगे कि किस मकसद से ये छापेमारी हुई और साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से। नीरज, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच पे। और न्यूज पंच में आगे बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार इस समय बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है। 5 फरवरी को चुनाव है, 70 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव प्रचार 3 तारीख यानी कि 3 फरवरी को शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अब आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रही हैं और ऐसे में दिख रही हैं धुआंधार रैलियां। पार्टियां इस समय पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं कि अपने पक्ष में वोटों को लिया जा सके। घोषणा पत्र के जरिए हो, घोषणाओं के जरिए हो, या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस समय जारी है। पार्टियां अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतार कर जनता से उनकी ओर, जनता का पक्ष को करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। भाजपा की ओर से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी की भी 2 चुनावी रैलियां हैं और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी आज कई जनसभाएं करने वाले हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। बयानों के बाण एक तरफ चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी एक तरफ जारी है और ऐसे में चुनाव प्रचार भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आज देखते हैं कि कौन कौन से दिग्गज चुनावी रण में दिल्ली में उतरने वाले हैं। बात भाजपा की कर लेते हैं तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कस्तूरबा नगर, कालकाजी, बदरपुर, वहीं योगी आदित्यनाथ मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर। राहुल गांधी भी 2 चुनावी रैली आज करने वाले हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की बात करें तो गोंडा और करावल नगर यानी कि 2 चुनावी रैलियां उनकी है। वहीं भगवंत मान विश्वास नगर और जंगपुरा में चुनावी रैली करने वाले हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी तीनों ही बड़े बड़े दिग्गज हैं। अपनी अपनी पार्टियों को, ऐसे में पार्टियां इस समय पूरी कोशिश कर रही हैं कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जाए और साथ ही साथ चुनावी रैली करके जनता को अपने पक्ष में किया जाए। हमारे संवाददाता धीरज इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, महज कुछ ही दिन बाकी हैं, 3 फरवरी की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब आखिरी पड़ाव पर आ चुका है चुनाव प्रचार और ऐसे में बड़े चेहरे इस समय दिख रहे हैं चुनावी रण में। बिल्कुल आपने सही कहा। आज के न्यूज पंच का सबसे बड़ा पंच यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज फिर 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अभी से थोड़ी देर के बाद लगभग 3:30 बजे कस्तूरबा नगर के विधानसभा क्षेत्र से उनकी जो पहली जो रोड शो का जो आगाज होगा और उस रोड शो के जरिए वो दिल्ली की जनता को एक तरीके से संदेश देंगे। इसके बाद भी उनकी 2 सभाएं हैं और जो आखिरी सभा है वो शाम के 6:30 बजे जो बदरपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा होगी। योगी आदित्यनाथ आज फिर एक बार जो हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर दिल्ली के विधानसभा में आज मौजूद रहेंगे और उनकी भी जो सभा है जो मंगोलपुरी का जो इलाका है उस इलाके में आज उनकी एक सभा आयोजित की गई है। इसके अलावा उनकी सभा विकासपुरी में भी है। मंगोलपुरी, विकासपुरी के बाद एक और जो उनकी सभा बताई जा रही है कि जो 3 सभा वो करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, एक सभा विकासपुरी में है। तो इसके अलावा जो दूसरे दलों की अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी जो पूरी की पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री जो कह सकते हैं कि पैदल यात्रा के जरिए, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच में हैं, प्रत्याशी मैदान में है।
जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, आज उनकी 3 सभाएं दिल्ली में आयोजित की गई है और एक सभा उनकी जंगपुरा में भी होने वाली है। तो भगवंत मान भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जो बड़े बड़े दिग्गज, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 रैली राहुल गांधी की होने जा रही है। जी तो धीरज, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का तो इस समय फीका चुनावी प्रचार नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का ही चेहरा नजर आ रहा है। इसके अलावा संदीप दीक्षित जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव प्रचार से जनता कितनी लुभान्वित महसूस करती है और क्या सुनाती है जनादेश। फिलहाल धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर आ रही है दिल्ली की यमुना नदी से जुड़ी हुई, जो राजधानी की जीवन रेखा है। आपको बता दें कि वो जीवन रेखा जिससे शहर का लगाव था, संबंधों में अपनापन था, लेकिन आज ये गंदी है, मैली है, जहरीली है और राजनीति और नेताओं के बयानों से ओतप्रोत है। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एक और बयान से बवाल मच गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना का मुद्दा सियासत का केंद्र बनता जा रहा है और अब सवाल ये उठने लगे हैं कि पवित्र यमुना को किसने जहरीला किया। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया है कि हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रही यमुना के पानी को दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स को रोकना पड़ा, क्योंकि जांच में नदी के पानी में जहर पाया गया है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ केजरीवाल के दावे को बिल्कुल झूठा करार दे रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिख डाला है और उस पत्र के लिखने के बाद अब चुनाव आयोग ने हरियाणा की सरकार से मांगी है रिपोर्ट, जिसको आज पेश करना है नायब सिंह सैनी की सरकार ने। देखना होगा कि आज रिपोर्ट में क्या पेश करती है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि यमुना का जो मुद्दा है इस समय सियासी केंद्र बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार अब आप पर आरोप लगा रही है। हरियाणा सरकार ने ही आपसे अब कई सवाल पूछ डाले हैं। आइए, हरियाणा सरकार ने आप पर आरोप लगाया कि यमुना में अमोनिया बढ़ने का दावा कर रही है इस समय हरियाणा सरकार, और कह रही है कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया है। आपके आरोप है ये हरियाणा पर, और क्या क्या आरोप लगा रही है इस समय देख लेते हैं। आप कह रही है कि जानबूझकर औद्योगिक कचरा बहाने का आरोप भी आप सरकार ने हरियाणा पर लगाया। तो इस समय सियासी दांव पेच खेले जा रहे हैं और लग गया है हरियाणा पर आरोप कि हरियाणा सरकार ने यमुना जो है उसको कर दिया है जहरीला और इससे हो सकता है दिल्ली में पानी का संकट। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है। आइए अब देखते हैं अगले ग्राफिक्स के जरिए कि हरियाणा किस तरीके से कर रहा है पलटवार। हरियाणा ने किस तरीके से आप पर लगाया है आरोप लगाना और फिर भाग जाना आपकी पुरानी आदत है, ये कहना है हरियाणा सरकार का। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हरियाणा में प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये कह रहे हैं नायब सिंह सैनी कि प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे 10 साल थे, कुछ नहीं किया। आपने सिस्टम ठीक करने की बजाय बिगाड़ा है, यानी कि बड़ा पलटवार इस समय हरियाणा की सरकार कर रही है। दिल्ली की सड़कों और गलियों में गंदा पानी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपने जल बोर्ड के सीईओ पर भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में देख लेते हैं कि दिल्ली के जल बोर्ड से क्या बयान आ रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आपके आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड का बयान आया और केजरीवाल के बयान को उन्होंने बताया है गैर जिम्मेदाराना। उन्होंने बताया है कि ये तथ्यात्मक नहीं है, इसमें कोई सच नहीं है। डीजीपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है केजरीवाल पे निशाना साधा है और जो भी बयान केजरीवाल की तरफ से यमुना नदी पर आए हैं उसको बिल्कुल ही बेबुनियाद बताया है। आतिशी और केजरीवाल पर दिल्ली जल बोर्ड ने निशाना साधा है और दोनों के बयानों को बिल्कुल झूठा करार दिया है। कहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यमुना जो है, जो हमारी पवित्र नदी है, इस समय वो कहीं ना कहीं 2 राज्यों के बीच में
हंसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि यमुना में झाग नजर आ रही थी कुछ दिनों पहले, जब छठ का महीना भी था। और एक बार फिर यमुना जो है वो सियासी केंद्र बन गया है ये मुद्दा। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आइए अमरेंद्र से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमरेंद्र, कुछ दिनों पहले भी आप यमुना पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो आपने विशेषज्ञों के साथ ये बात की थी कि ये जो यमुना में सफेद झाग परत दिख रही है वो कितनी प्रदूषित है और कितनी खतरनाक है। आज फिर यमुना का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पास है, ऐसे में यमुना नदी एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार अरविंद केजरीवाल लग रहा है कि डर का ठीकरा जो है उससे बचने के लिए हरियाणा पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। भावना, देखिए, लगातार जिस तरह से यमुना जो है राजनीति के केंद्र में रही है और चुनावी गलियारों की बात करें, इस समय जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव है तो यमुना फिर से एक बार राजनीतिक गलियारे में है। और देखिए, कुछ ही घंटे पहले, मतलब यानी कि कल अरविंद केजरीवाल ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए 3 अहम बात कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, दिल्ली की सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर पाया और पीने की जो पानी है उसकी समस्या को भी हल नहीं कर पाया। लिहाजा मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगता हूं और अगले 3 सालों में यह काम पूरा करूंगा, जबकि मैं 11 सालों से सत्ता में हूं। पहला। उसके कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल एक दूसरा बयान देते हैं और वो हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यमुना के जल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया, जिसको दिल्ली जल बोर्ड के लोग के अधिकारियों को पता चला तो उनने दिल्ली बॉर्डर पर पानी को रोक दिया। अब इसके बाद एक देखिए टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और उसमें शिकायत की है कि इस तरह की एक जो बड़ी साजिश हरियाणा सरकार ने की है। और उसके बाद चुनाव आयोग एक रिपोर्ट मांगता है जिसको आज दोपहर में 1 बजे नायब सिंह सरकार को चुनाव आयोग को देना होगा। इसमें एक अपडेट और कर देता हूं भावना कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह दावा किया है कि ये झूठे और भ्रामक प्रचार हैं और लिहाजा एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। इसके लिए अब वो मानहानि का मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर करने जा रहे हैं। पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा में हुआ है और अपने जन्म लिए हुए जगह को भी वो इस तरह से राजनीति का केंद्र बना रहे हैं, लिहाजा उनको हरियाणा और दिल्ली दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तीसरा, नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो यमुना है, पवित्र पावनी यमुना हमारी आस्था का केंद्र है और हमारी आस्था के साथ ये लगातार खिलवाड़ करते रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने एक बयान में कहा कि 2020 में जब चुनाव में अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मैं जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। और 2025 में फिर से सिलसिला हम देख रहे हैं और यमुना इस समय राजनीति का केंद्र बनता हुआ, चुनावी मुद्दा बनता हुआ, बड़ा मुद्दा बनता हुआ देखना होगा कि आज हरियाणा सरकार से क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। जो चुनाव आयोग को पत्र आतिशी और भगवंत मान ने लिखा है, फिलहाल सभी की नजरें उस पर रहेंगी। तमाम जानकारियों के साथ अमरेंद्र, आपका धन्यवाद। और एक और खबर का रुख कर लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय उत्तर प्रदेश से। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा जैन निर्वाण महोत्सव में हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। साथ ही साथ 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग से ज्यादा जो है वो घायल हैं। और साथ ही साथ कार्यक्रम में स्टेज टूटने से ये हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया है और जानकारी हासिल की है। साथ ही साथ उन्होंने कामना की है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही साथ जिनकी मृत्यु हुई है उन शोक संतप्त परिवारों के साथ उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक और बड़ी अहम खबर का रुख करेंगे क्योंकि श्रद्धालुओं से जुड़ी खबर है, भगवान भोलेनाथ के भक्तों से ये जुड़ी खबर है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द होने वाली है शुरू। छोटे से ब्रेक के बाद मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। और न्यूज पंच में आप आगे बढ़ते हैं। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से हो रही है शुरू। और आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बन चुकी है सहमति, यानी कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सब भक्तगण कर पाएंगे। और आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर वो जगह है जिसे माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि भगवान शिव का निवास स्थान है। ऐसे में जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है, श्रद्धालुओं में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा अब करी जा सकेगी। तो शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से बहाल होने जा रही है। इसमें भारत और चीन के बीच सहमति बन चुकी है। दोनों के बीच ये चर्चा हो चुकी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जाए। आपको बता दें साल 2020 से ये यात्रा बंद थी और ऐसे में इस साल गर्मी के मौसम से शुरू होगी ये यात्रा। यानी कि अगर आप महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं गर्मियों में, तो आप गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। क्योंकि विदेश सचिव की चीन यात्रा के दौरान ये घोषणा हुई है, बड़ी घोषणा हुई है। और हम लगातार देख रहे हैं कि भारत चीन संबंधों में लगातार नम्रता देखने को मिल रही है। आइए अब अगली आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इस नई व्यवस्था पर सहमति हुई है। कब हुए हैं ये समझौते? कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हुए हैं 2 समझौते, यानी कि 20 मई 2013 को हुआ था पहला समझौता। 20 मई 2013 को पहला समझौता हुआ। समझौते के बाद यात्रा के लिए खुला लिपुलेख दर्रा मार्ग। तो पहला जब समझौता हुआ उसके बाद लिपुलेख जो दर्रा मार्ग है वो खोल दिया गया। 18 सितंबर 2014 को हुआ दूसरा समझौता। तो 2 समझौते हुए। ये दूसरा समझौता जो हुआ वो 18 सितंबर 2014 को हुआ। नाथुला के जरिए आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर के रास्ते को लेकर हुआ लगभग एक समान है और दोनों समझौते की ये जो भाषा है, तो ये 2 समझौते हुए हैं। और अब आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद ही सरल हो जाएगी, जो कोविड के समय 2020 से अब तक बंद थी। अखिलेश तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, भक्तों के लिए बेहद ही खुशी की खबर है। जब से लद्दाख की सीमा पर सैन्य जो कार्रवाई है उसको कम कर दिया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच लगातार सुगमता देखने को मिल रही है और एक और पहल कैलाश मानसरोवर यात्रा से शुरू होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे भावना, भारत और चीन जो है वो दुनिया के 2 सबसे बड़े पड़ोसी देश हैं और भारत की नीति रही है पड़ोसी पहले की और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की। लेकिन भारत और चीन के बीच में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, खास तौर पे जो सीमा मामले का पूरी तरह रेखांकन नहीं होना, इसकी वजह रही है, ऐतिहासिक कारण रहे हैं, इसके चलते कई बार तनाव हुए हैं। लेकिन एक बॉन्ड है जो कैलाश मानसरोवर जो है वो चीन की तरफ तिब्बत में एक ऐसी जगह है जहाँ की भारत के जो धार्मिक लोग हैं, और न सिर्फ धार्मिक लोग बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी देखें तो भारत के, आप जानते हो कि विदेश मंत्रालय इसके लिए लॉटरी निकलवाती है और लॉटरी के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो इसमें हिंदू हैं, जैन हैं, उसके अलावा बुद्धिस्ट लोग हैं, उसके अलावा चीन के भी जो 2 तरीके के धार्मिक लोग हैं बुद्धिस्ट के अलावा, वे सारे लोग कैलाश मानसरोवर के महत्व को मानते हैं और जानते हैं। इसलिए कैलाश मानसरोवर कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच का एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक पहलू है जो दोनों को जोड़े रहने में मदद करता है। तो पिछले साल 23 अक्टूबर 2024 को रसिया के कजान में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में चर्चा हुई। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर थी कि ये चर्चा होती है नहीं होती है, लेकिन चर्चा हुई और दोनों ने तय किया कि हमें अगला साल जो है, अभी भारत और चीन जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75वें साल में पहुंच गए हैं और भारत दुनिया का ऐसा देश था जो चीन को मान्यता देने वाले सबसे पहले देशों में शामिल था उस समय जब चीन में 1949 में क्रांति हुई थी। तो इस हिसाब से
से चीन भारत का एक अनुग्रहित रहता है। तो 75वें साल को मनाने की बात तय हुई कि 75वें साल को एक ऐसे रूप में मनाया जाए ताकि दोनों देशों की जनता के बीच में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो तो विश्वास की कैलाश कमी है, मानसरोवर जो है वो लगातार भारत और चीन के बीच में एक सेतु का काम करेगा और हम देख रहे हैं कि लगातार भारत और चीन के रिश्तों में सुगमता आ रही है और साथ ही साथ दोनों देशों के रिश्ते अब प्रगाढ़ होते हुए और नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी कम होती हुई नजर आ रही है और ये सब संभव हो पाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कजान में हुई। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद और साथ ही साथ आपने जिस तरीके की जानकारी दी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो जल्द शुरू होगी और भारत और चीन के बीच में हो चुकी है सहमति और इसी गर्मियों में ही ये यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। नमस्कार।